बूढ़े की आखिरी चिट्ठी, एक अकेलेपन की कहानी। धीरे धीरे बादलों से टपकती बूंदें पुरानी लकड़ी की खिड़की से टकरा रही थीं। हर बूंद जैसे किसी बीते हुए वक्त की याद लिए गिर रही थी। कहीं दूर मंदिर की घंटी बजी और उसी के साथ एक बूढ़े की खांसी की आवाज आई। वो बूढ़ा था रामनाथ त्रिपाठी। 70 से ऊपर उम्र, चेहरे पर झुर्रियां ऐसे जैसे वक्त ने अपनी उंगलियों से नक्काशी की हो। पर आंखों में अब भी एक चमक थी, उम्मीद की, इंतजार की। वो लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। सामने एक पुराना रेडियो रखा था जो कभी कभी बीच में खरखरा जाता था। रेडियो से आ रहा था, आज देश भर में वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जा रहा है। रामनाथ मुस्कुराया, धीरे से बोला, वरिष्ठ नागरिक? हाँ, मैं भी तो उनमें से एक हूँ। उसने खिड़की के बाहर देखा। गली में बच्चे स्कूल जा रहे थे, कोई अपनी माँ का हाथ पकड़कर, कोई बैग लटकाए दौड़ता हुआ। रामनाथ की आंखों में नमी उतर आई। कभी वो भी ऐसे ही अपने दोनों बेटों को स्कूल छोड़ने जाता था। कमरे में एक घड़ी थी जो अब भी चलती थी, पर उसकी सुइयां जैसे रुक रुक कर सांस लेती थीं। टेबल पर आधा भरा चाय का प्याला पड़ा था। रामनाथ ने कप उठाया, ठंडी चाय। उसने धीरे से प्याला रखा और बुदबुदाया, हर दिन ऐसा ही। चाय ठंडी, घर खाली। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, पर उसकी नजरें ऐसे थीं जैसे कोई बस आने वाला हो। शायद आज आए। हाँ, आज तो रविवार है, बच्चों की छुट्टी होगी, उसने खुद से कहा, और फिर वही पुराने सोफे पर जाकर बैठ गया। अचानक उसकी नजर टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में थी उसकी पत्नी शारदा और दोनों बेटे संदीप और आदित्य। शारदा के चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी जो हर सुबह उसे जिंदा रहने की वजह देती थी। रामनाथ धीरे से बोला, शारदा, देखो न अब वो दोनों कितने बड़े हो गए हैं। पर घर में अब भी वही सन्नाटा है। तुम्हारी हंसी के बिना ये घर घर नहीं, मंदिर जैसा सूना पड़ा है। वो तस्वीर से बातें करता रहा, कभी मुस्कुराता, कभी चुप हो जाता, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलकर बातें कर रहा हो। तक तक दरवाजे पर कोई था। रामनाथ जल्दी से उठा, जैसे किसी अपने की आवाज पहचान ली हो। दरवाजा खोला तो सामने डाकिया खड़ा था। रामनाथ जी, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। आपके लिए एक लिफाफा है। रामनाथ ने चौंक कर पूछा, लिफाफा? मेरे लिए? उसने कांपते हाथों से उसे लिया, जैसे कोई खोया रिश्ता वापस मिल गया हो। अंदर जाकर धीरे धीरे खोला, पर वो किसी बैंक का नोटिस था। आपका पेंशन अकाउंट सत्यापित करें। वो हंस पड़ा, एक कड़वी हंसी। अच्छा है, बैंक को याद है कि मैं जिंदा हूँ। दोपहर हुई। पड़ोस की सविता चाची आईं। भैया, खाना खा लिया? अभी बना रहा हूँ चाची, रामनाथ ने कहा। सविता बोली, आप रोज यही कहते हैं। कल भी तो रोटी आधी रह गई थी। क्यों नहीं किसी को बुला लेते खाना बनाने के लिए? रामनाथ ने हंसते हुए कहा, अरे चाची, अब तो आदत हो गई है अकेले खाने की। चाची की आंखें भर आईं। भैया, शहर जाकर बेटों के पास रह लीजिए, रामनाथ ने धीमे स्वर में कहा। चाची, वहां उनके पास समय नहीं है। और मेरे पास अब वजह नहीं। सविता चुप रह गईं। उन्होंने बस इतना कहा, अगर कभी मन उदास हो तो मेरे घर चले आना। रामनाथ मुस्कुराए, उदास मन तो अब मेरा स्थायी मेहमान है चाची। पापा, देखो मैंने क्या बनाया। छोटा आदित्य अपनी ड्राइंग लेकर भागता आया।
रामनाथ ने गोद में उठा लिया। वाह बेटा, ये तो मुझसे भी अच्छा बना दिया। संदीप ने कहा, पापा, स्कूल में आज मैथ्स में फर्स्ट आया हूँ। सच में? चलो आज मीठा बनेगा। शारदा रसोई से मुस्कुराती हुई निकली। आप बच्चों को यूं सिर पर चढ़ा रहे हैं, कल को यही बिगड़ जाएंगे। रामनाथ हंसा। अगर मेरी गोद में बिगड़ेंगे तो दुनिया में संभलेंगे। वो घर तब हंसी से गूंजता था। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें, रसोई में शारदा की आवाज और हर शाम टीवी के सामने परिवार। फिर धीरे धीरे साल बीतने लगे। बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई पूरी की और एक दिन बोले, पापा, हमें अब शहर जाना होगा, नौकरी का मौका मिला है। शारदा थोड़ी उदास हुई, पर बोली, जाओ बेटा, तरक्की करो। रामनाथ ने बस इतना कहा, जब भी समय मिले घर आते रहना। शुरू में बच्चे हर महीने आते रहे, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर सिर्फ फोन। और फिर शारदा बीमार पड़ी। दोनों बेटे कुछ दिनों को आए, पर वापस नौकरी के बहाने चले गए। रामनाथ ने अकेले ही उसकी सेवा की, हर रात दवा देना, माथा सहलाना और आंखों में आंसू छुपाना। एक रात शारदा ने कहा, रामनाथ, अगर मैं चली गई तो क्या तुम संभल पाओगे? वो बोला, जब तक तुम्हारी याद साथ है मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। पर वक्त ने वादा तोड़ा। वो चली गई और सच में घर सूना हो गया। रेडियो अब भी बज रहा था। रामनाथ के हाथों में वही पुराना एल्बम था। हर तस्वीर एक अध्याय थी। संदीप का ग्रेजुएशन डे, आदित्य की शादी और एक तस्वीर जिसमें वो सब साथ हंस रहे थे। वो बोला, पता नहीं अब आखिरी बार वो दिन कब आएंगे। शायद कभी नहीं। अचानक खिड़की से हवा चली, एक तस्वीर नीचे गिर पड़ी। वो तस्वीर जिसमें रामनाथ, शारदा और उनके दोनों बेटे एक साथ थे। तस्वीर का कांच टूटा और जैसे यादों का भी एक टुकड़ा बिखर गया। शाम को सविता चाची ने कहा, भैया, आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, डॉक्टर को दिखाइए। रामनाथ ने सिर हिलाया। डॉक्टर अब क्या करेगा चाची? बीमारी शरीर में नहीं, दिल में है। पर फिर भी दिखा दीजिए। अगले दिन वो अस्पताल गया। डॉक्टर ने देखा और बोला, आपको दिल पर ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। अकेले रहते हैं? हाँ, रामनाथ ने कहा। डॉक्टर ने सहानुभूति से कहा, कोशिश कीजिए किसी के साथ समय बिताने की। बातें कीजिए, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। रामनाथ मुस्कुराया, बातें करने वाला कोई होता तो यहाँ आता ही क्यों डॉक्टर साहब। अगले दिन सुबह वो दरवाजे के पास बैठा था, तभी एक लड़की आई। उसके हाथ में फाइल थी। नमस्ते दादाजी, मैं रीना हूँ, कॉलेज से आई हूँ। हमें समाजशास्त्र के लिए बुजुर्गों पर प्रोजेक्ट बनाना है। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटा, आओ अंदर बैठो। रीना बैठ गई। दादाजी, मुझे आपकी जिंदगी के अनुभव चाहिए। आप अकेले रहते हैं? हाँ बिटिया, अब यही मेरा परिवार है। ये दीवारें, ये तस्वीरें और ये चाय का प्याला। रीना ने कहा, क्या कभी मन नहीं करता किसी से बात करने का? रामनाथ ने हंसकर कहा, मन तो बहुत करता है, पर लोग अब सुनने का वक्त कहाँ रखते हैं। रीना की आंखें नम हो गईं। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, दादाजी, क्या मैं कभी कभी आ सकती हूँ आपसे मिलने? रामनाथ ने कहा, आओ बेटा, जितनी बार चाहो। अब ये घर कुछ कम अकेला लगेगा। अब हर कुछ दिन में रीना आती, कभी चाय बनाती, कभी पुराने किस्से सुनती। वो कहती, दादाजी, आपके पास तो कितनी कहानियां हैं,
मैं इन्हें अपने प्रोजेक्ट में लिखूंगी। रामनाथ मुस्कुराकर कहता, कहानियां नहीं बेटा, ये तो बस अधूरी यादें हैं जिनका अंत अभी बाकी है। धीरे धीरे रीना उसकी पोती जैसी बन गई। वो फिर हंसने लगा, बातें करने लगा। सविता चाची बोली, भैया अब तो लगता है घर में फिर से जान आ गई। रामनाथ ने कहा, हाँ चाची, जैसे किसी ने बुझते दिए में लौ फिर से जला दी। पर उसी रात जब रीना चली गई, रामनाथ ने एक पुराना बक्सा खोला। अंदर पुराने खत थे, शारदा के, बच्चों के और कुछ खाली पन्ने। उसने एक पन्ना निकाला और लिखा, आज बहुत सालों बाद किसी ने पूछा कि मैं कैसा हूँ। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं भी जवाब दूं। वो कलम से चिट्ठी लिखने बैठा, पर पन्ना अधूरा छोड़ दिया। उसकी आंखें भारी हो गईं। वो बोला, बाकी कल लिख लूंगा, अब थोड़ी नींद आ रही है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं और पृष्ठभूमि में वही घड़ी टिक टिक करती रही। डॉट सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। मेज पर अधूरी चिट्ठी पड़ी थी और पास ही कलम, जैसे रात की कोई बात बीच में रह गई हो। रामनाथ धीरे धीरे उठा। घुटनों में दर्द था, पर चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान। चाय का पानी चढ़ाया और बाहर बरामदे में बैठ गया। पंछी चहचहा रहे थे, हवा में ठंडक थी, पर उसके मन में कुछ अनजाना बोझ था, जैसे किसी ने उसके भीतर से जीने की वजह आधी छीन ली हो। वो खुद से बुदबुदाया, कल पन्ना अधूरा रह गया, आज पूरा कर लूंगा। दरवाजे पर फिर वही मीठी आवाज आई, दादाजी। नमस्ते। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अरे आ गई रीना, आज तो मुझे लगा तुम नहीं आओगी। रीना बोली, वो प्रोजेक्ट का काम थोड़ा बढ़ गया था दादाजी, पर अब हर हफ्ते आऊंगी। वो बैठ गई। टेबल पर रखी चिट्ठी को देखकर बोली, ये क्या है दादाजी? आप कुछ लिख रहे थे? रामनाथ ने कहा, हाँ बेटा, अपने बेटों के नाम चिट्ठी लिख रहा था। बहुत दिन हो गए, कोई खबर नहीं आई। रीना ने धीरे से पूछा, कब गए थे वो? बहुत साल पहले। अब तो शायद वो भी बूढ़े हो गए होंगे। रीना की आंखें नम हो गईं। वो बोली, आप उन्हें फोन क्यों नहीं करते? रामनाथ मुस्कुराया, कभी किया था, पर वहां किसी ने उठाया ही नहीं। रीना चुप रही। उसने बस हाथ बढ़ाकर दादाजी के हाथ पर हाथ रखा। वो स्पर्श बहुत सच्चा था, जैसे किसी ने कहा हो, आप अकेले नहीं हैं। अब हर रविवार को रीना आती। कभी रामनाथ को पार्क तक ले जाती, कभी बस बातें करती, कभी उसके साथ पुरानी तस्वीरें देखती। एक दिन रीना ने कहा, दादाजी आप जानते हैं, मेरे नाना भी ऐसे ही अकेले रहते थे। मैंने जब उनसे बातें करनी शुरू की तो वो फिर से मुस्कुराने लगे। रामनाथ हंस पड़ा, तो तुम तो सबके दिल में मुस्कान जगा देती हो बिटिया। रीना बोली, मुझे लगता है हर बुजुर्ग को कोई सुनने वाला मिल जाए तो आधा दर्द वैसे ही मिट जाता है। रामनाथ ने कहा, सुनने वाला मिले तो बोलने की हिम्मत खुद लौट आती है। धीरे धीरे उनके बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। रीना अब हर बार कुछ न कुछ छोटा सा गिफ्ट लाती, कभी नई चाय पत्ती, कभी कंबल, कभी फल। रामनाथ हर बार कहता, बेटा तुम इतना क्यों करती हो? वो हंसकर कहती, क्योंकि आप अब मेरे भी दादाजी हो। एक दिन रीना आई तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर गई तो देखा रामनाथ फर्श पर बैठे हैं, हाथ में दवाई। दादाजी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस जरा चक्कर आ गया था। रीना ने उन्हें संभाला, पानी दिया। फिर बोली, आप ऐसे अकेले कैसे रह लेते हैं?
किसी को बुला लीजिए न। रामनाथ मुस्कुराया। अगर कोई बुलाने वाला होता तो बुला लेता बेटा। अब बस वक्त का इंतजार है। रीना ने ठंडी सांस ली। आप ऐसा मत कहिए दादाजी। जिंदगी अभी बाकी है। रामनाथ ने कहा। हाँ बेटा, पर कभी कभी जिंदगी नहीं, सिर्फ सांसें बाकी रह जाती हैं। रीना रो पड़ी। मैं आपको ऐसे नहीं देखने आई थी। आप मेरे जैसे कई लोगों के लिए मिसाल हैं। वो मुस्कुराया। मिसाल नहीं बिटिया, मैं तो बस एक अधूरी कहानी हूँ। कुछ दिनों बाद रीना ने कहा, दादाजी मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। अब मैं डिग्री लेकर दिल्ली जाऊंगी। कुछ हफ्तों के लिए। रामनाथ ने कहा, अच्छा है बेटा, जाओ। तुम जैसे बच्चे ही तो देश की उम्मीद हैं। पर उसकी आंखों में छिपी उदासी रीना ने देख ली। मैं लौटकर जरूर आऊंगी, पक्का। हाँ बेटा, मैं यहीं रहूंगा। यही मेरा ठिकाना है। रीना चली गई। उस दिन पहली बार रामनाथ ने दरवाजा बंद करते हुए महसूस किया, घर में फिर वही पुराना सन्नाटा लौट आया है। उस रात वो देर तक जागता रहा। सामने अधूरी चिट्ठी रखी थी। उसने उसे फिर खोला, पर शब्द अब गले में अटकने लगे थे। उसने कांपते हाथों से लिखा, प्रिय संदीप और आदित्य, बहुत साल हो गए तुमसे बात किए। अब याद नहीं कि तुम्हारी आवाज कैसी थी। शायद अब तुम दोनों अपने बच्चों के पिता बन गए होगे। यहाँ सब ठीक है। बस मैं ही थोड़ा थक गया हूँ। अब सुबहें जल्दी होती हैं, पर शामें बहुत लंबी। माँ की तस्वीर अब भी दीवार पर है। जब कभी चाय पीता हूँ, लगता है वो पास बैठी है। याद है, तुम दोनों कहते थे, पापा सबसे मजबूत हैं। अब वो मजबूत पापा भी कभी कभी टूटा महसूस करता है। अगर कभी वक्त मिले तो एक बार लौट आना। इस घर की दीवारें अब भी तुम्हारा इंतजार करती हैं। वो लिखते लिखते रुक गया। आंखें धुंधली हो गईं। वो बोला, बस इतना ही काफी है। अगर वो पढ़ेंगे भी तो शायद समझ जाए। उसने चिट्ठी मोड़ी, एक पुराने लिफाफे में रखी और अलमारी के ऊपर रख दिया। बारिश फिर से शुरू हुई थी। हवा में ठंडक थी और बिजली चमक रही थी। रामनाथ ने दिए की लौ जलाई और बैठ गया। उसने पुराने रेडियो को चालू किया। संगीत बजा, लग जा गले, कि फिर ये हंसी रात हो न हो। उसकी आंखें भर आईं। शारदा, अगर तुम होती तो ये रात इतनी लंबी नहीं लगती। वो उठा, खिड़की के पास गया। बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़ी। उसने कहा, वक्त बदल गया है शारदा। अब बच्चे भी वक्त की तरह तेज दौड़ते हैं और हम बस खड़े देखते रहते हैं। फिर उसने शारदा की तस्वीर के पास मोमबत्ती रखी और चाय का प्याला बनाया। पहला घूंट लिया, फिर धीरे से कहा, अब शायद यही आखिरी चाय है। अगले दिन सुबह सविता चाची आईं। दरवाजा बंद था, पर अंदर से हल्की सी खटखटाहट आ रही थी। रामनाथ भैया, दरवाजा खोलिए। कोई जवाब नहीं। उन्होंने खिड़की से झांका। अंदर रामनाथ कुर्सी पर बैठे थे, आंखें बंद, हाथ में वही चिट्ठी। सविता चाची ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया। लोग अंदर आए। कमरा शांत था। टेबल पर शारदा की तस्वीर, जलती मोमबत्ती और खुला रेडियो, जिससे अब सिर्फ शिश की आवाज आ रही थी। चाची की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, भैया, अब तो सच में अकेले हो गए। 2 दिन बाद रीना लौटी। कॉलेज खत्म करके सबसे पहले वही घर पहुंची।
पर जब दरवाजे पर आई तो देखा बाहर फूल रखे हैं और दीवार पर माला लगी है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंदर भागी, टेबल पर वही चिट्ठी थी। उसने कांपते हाथों से उठाई और पढ़ने लगी। अगर कभी वक्त मिले तो एक बार लौट आना। वो वहीं बैठ गई, फूट फूट कर रो पड़ी। दादाजी, मैं लौट आई थी, बस 2 दिन देर हो गई। फिर उसने तस्वीर के पास एक नया दिया जलाया और बोली, अब मैं हर रविवार यहाँ आऊंगी दादाजी। आप नहीं हैं, पर आपकी कहानियां जिंदा हैं। खबर धीरे धीरे शहर पहुंची। संदीप और आदित्य को जब कॉल आया तो दोनों हैरान रह गए। संदीप बोला, क्या पापा? आदित्य बोला, हमें क्यों नहीं बताया किसी ने? दोनों अगले दिन गांव पहुंचे। घर में वही सन्नाटा था, वही खुशबू और वही दीवारें जिन्होंने सब कुछ देखा था। टेबल पर रखी चिट्ठी अब भी वहीं थी। संदीप ने उसे उठाया और पढ़ा। हर शब्द जैसे उसके दिल में चुभ रहा था। उसने कहा, हम तो समझते थे पापा हमारे बिना खुश होंगे, पर असल में हमने उनसे सब कुछ छीन लिया। आदित्य रो पड़ा, हम इतने व्यस्त कैसे हो गए कि अपने पिता को भूल गए। दोनों ने पिता की तस्वीर के आगे सिर झुका दिया। दिया जलाया। धीरे से हवा चली, लौ डगमगाई पर बुझी नहीं। जैसे वो कह रही हो, मैं चला गया हूं, पर मेरा प्यार अब भी यहीं है। घर के आंगन में अब सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो दीवारें जो कभी हंसी की गूंज से भर जाती थीं, अब केवल पंखों की आवाज सुनती थीं। रीना धीरे धीरे आंगन में आई। उसने हाथों में फूल लिए थे। उसकी आंखें अब भी सूजी हुई थीं, पर चेहरा शांत था। वो बोली, दादाजी, आज मैंने आपके नाम से एक एनजीओ बनाया है, आखिरी चिट्ठी। उसने आसमान की ओर देखा। अब कोई भी बुजुर्ग अकेला नहीं रहेगा, मैं वादा करती हूँ। उसकी आवाज कांप गई। आपने सिखाया था दादाजी, प्यार दिखाना मत भूलो, क्योंकि कभी कभी वक्त जवाब नहीं देता। उसने दिए की लौ को देखा। हवा धीरे से चली और लौ स्थिर हो गई, जैसे किसी ने ऊपर से कहा हो, तूने सही किया बिटिया। संदीप और आदित्य अगले दिन वहीं रुके। घर को देख रहे थे, हर कोना पिता की याद से भरा हुआ। संदीप ने धीरे से कहा, तुम्हें याद है पापा हर रात हमें कहानी सुनाते थे? आदित्य ने जवाब दिया, हाँ। और अब उनकी कहानी खत्म हो गई? संदीप ने जवाब दिया, नहीं, खत्म नहीं हुई। उन्होंने जो लिखा वो अब हमारी जिम्मेदारी है। दोनों चुप हो गए। कमरे में अब भी वो पुरानी खुशबू थी, चाय, बरसात और पुराने रेडियो की गंध। आदित्य ने धीरे से कहा, भाई, क्या हम सच में इतने व्यस्त हो गए थे कि एक फोन भी नहीं कर पाए? संदीप ने सर झुका लिया। हमने सोचा वक्त है, पर वक्त कभी इंतजार नहीं करता। दोनों बाहर बरामदे में गए। बारिश शुरू हो चुकी थी। संदीप ने कहा, चलो भाई, पापा की चिट्ठी हम सबके नाम है, अब उसे दूसरों तक पहुंचाएं। 3 महीने बाद रीना, संदीप और आदित्य मिलकर एक संस्था शुरू करते हैं, आखिरी चिट्ठी, अलोन नो मोर। इस संस्था का मकसद था उन बुजुर्गों तक पहुंचना जो अपने परिवार से कट चुके हैं, जो सिर्फ किसी की आवाज सुनना चाहते हैं, किसी का साथ महसूस करना चाहते हैं। रीना ने कहा, दादाजी का घर अब हमारा पहला सहारा गृह बनेगा। संदीप ने सिर हिलाया, पापा का आंगन अब कई दिलों का घर बनेगा। धीरे धीरे उस छोटे से घर में कई बुजुर्ग आने लगे, कोई रेलवे के रिटायर्ड अफसर, कोई शिक्षक,
कोई दादी जो रोज अपने पोते की फोटो से बातें करती थी। हर शाम वहां दीपक जलाया जाता और रेडियो पर वही गीत बजता, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। हर कोई सुनकर मुस्कुराता और कहता, लगता है रामनाथ जी यही हैं। कुछ महीनों बाद एक पत्रकार आया। उसने रीना से पूछा, मैम, इस संस्था का विचार आपको कैसे आया? रीना मुस्कुराई। एक बरसाती शाम मैंने एक बुजुर्ग के घर में अकेलापन देखा। उनकी आंखों में जो दर्द था, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। पत्रकार ने पूछा, क्या वो अब आपके साथ हैं? रीना की आंखें भर आईं। वो अब हमारे दिलों में हैं। उनका नाम था रामनाथ शर्मा। पत्रकार ने सिर झुका लिया। आपकी कहानी बहुत भावनात्मक है, रीना ने कहा। ये मेरी कहानी नहीं, उन सब की कहानी है जो अपने बच्चों से बस एक बार लौट आने की उम्मीद करते हैं। संदीप और आदित्य ने एक नया काम शुरू किया। हर महीने संस्था के बुजुर्गों को उनके परिवार तक जोड़ने की कोशिश। वो कहते, अगर हमारी गलती से हमारे पिता अकेले रहे तो अब कोई और पिता अकेला न रहे। एक दिन एक बुजुर्ग आए, नाम था गोपाल कृष्ण मेहरा। उन्होंने कहा, मुझे भी अपने बेटे से बात करनी है, पर वो नहीं सुनता। संदीप ने मुस्कुराकर कहा, हम लिखेंगे आपके बेटे को आखिरी चिट्ठी के नाम से। गोपाल कृष्ण बोले, क्या इससे फर्क पड़ेगा? संदीप ने कहा, हमारे पापा की चिट्ठी ने हमारी जिंदगी बदल दी थी, शायद आपकी भी कुछ बदल दे। और सच में कुछ हफ्तों बाद गोपाल कृष्ण का बेटा आया। पिता पुत्र गले मिले। रीना की आंखें भर आईं। वो बोली, दादाजी, आपने सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों रिश्ते जोड़ दिए हैं। कई साल बीत गए। रीना अब संस्था की निदेशक बन चुकी थी। संदीप और आदित्य भी नियमित रूप से आते, सेवा करते, कहानियां सुनाते। एक दिन रीना वही पुरानी अलमारी खोल रही थी जहां कभी रामनाथ जी की चिट्ठी रखी थी। वहीं उसे एक और चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, अगर ये मिले तो पढ़ लेना। उसने कांपते हाथों से खोला। अंदर वही बूढ़े की लिखावट थी। रीना बिटिया, अगर कभी ये चिट्ठी तुम्हें मिले तो समझ लेना कि मैं अब ठीक हूँ। शायद तुमने वो सब कर दिखाया जो मैं सिर्फ सोचता था। मैं अब शारदा के पास हूँ, पर मेरी आत्मा वही है जहाँ तुम मुस्कुराती हो। याद रखना, किसी का साथ सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़ते हैं। तुम मेरी बेटी थी, हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारा रामनाथ शर्मा। रीना ने चिट्ठी सीने से लगाई। आंसू धीरे से गिरे, पर इस बार दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। सालों बाद आखिरी चिट्ठी संस्था ने हजारों बुजुर्गों को परिवारों से मिलाया। टीवी चैनल, अखबार, हर जगह उनकी कहानियां छपने लगीं। रीना ने हर शाम एक आदत बना ली। वो उस पुराने घर की खिड़की खोलती, दिया जलाती और आसमान की ओर देखकर मुस्कुराती। दादाजी, आज फिर 5 लोग अपने परिवार से मिले। आपकी चिट्ठी का असर अब भी चल रहा है। उसकी आवाज हवा में घुल जाती। बरसात शुरू होती। रेडियो पर वही गाना बजता, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। और खिड़की की लौ हिलती नहीं, वो स्थिर रहती है, जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं अकेला नहीं हूं। समापन संदेश। अकेलापन सिर्फ तब तक दर्द है जब तक कोई उसे सुनने वाला न हो। एक शब्द, एक कॉल, एक मुलाकात किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपके माता पिता या बुजुर्ग अकेले हैं तो आज ही एक चिट्ठी लिखिए, क्योंकि कभी कभी कल बहुत देर से आता है।